गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिया था क्या? तो उसमें कुछ डाउट है? तो डाउट बताओ, पहले वो कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं ना। इंडेक्स 5 पर 10। 9 बोला है सिमरन तूने? 91। अच्छा, एक्सरसाइज 1 का ठीक है। पहले इंडेक्स का कर लेते हैं। इंडेक्स का 8 भी है। इंडेक्स 5। तो इसमें में क्वेश्चन नंबर 8 पहले पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3i कैप माइनस 4j कैप, और एक वेक्टर है -4i कैप प्लस 3j कैप। तो आपको पूछा गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपको मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो इसका क्या मतलब है कि ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो और दोनों ऐड कर दो। क्या इसका ये मतलब है कि पहले ए और बी को ऐड करो फिर मैग्नीट्यूड निकालो? क्या ये दोनों सेम है? पहले ए और बी का वेक्टर एडिशन करो और फिर मैग्नीट्यूड निकालो। ये और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड वो निकालना है। दोनों सेम नहीं है ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो आपको केवल ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल के ऐड करना है ना, ये नहीं करना है। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ए का मैग्नीट्यूड निकालने का, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते थे? उस वेक्टर के आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। सेम वे में वेक्टर बी के लिए करेंगे, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 + 5 10 हो जाएगा। आयुष, समझ आया तुझे? क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 में बोला गया है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड 20 and 25 respectively. Angle between them is 37 degree. The angle between A plus B and A will be. A plus B का मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक वेक्टर है A, एक B, तो हमें A plus B निकालने को बोला गया। तो आप क्या करोगे, दोनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट का A के साथ एंगल
अपन क्या करते थे, रिजल्ट का जब ए के साथ एंगल निकालना होता था, ये अगर वेक्टर ए है, इधर मान लो वेक्टर बी है, तो अपन इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते थे। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता था। तो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ ये एंगल जो बनता था अल्फा, ये निकालने को बोला गया है ना। अल्फा कैसे निकालते थे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा ना, ये निकालना है। आपको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब ए और बी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे डाल दो अल्फा आ जाएगा। कुछ चमक रहा है, टेंथ समझ आ रहा है बच्चों। ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया है और थीटा दिया है 37। साइन 37 3/5 है, तो कॉस 37 4/5 आ जाएगा। हो जाएगा क्या। तो ये इंटेक्स का हो गया। एक्सरसाइज 1 का देख लेते हैं डाउट। एक्सरसाइज 1 में 79, 79 क्या है, 79 पहले कर लेते हैं फिर देखते हैं, और 76 इसके बाद देखते हैं। चलो अच्छा, अभी नंबर नहीं डाला तो वही देखो, 76 देख लो। आज तो लग रहा है मेरा होमवर्क होने वाला है सबका सब। 76 देखो, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर इज। देखो ये बोला गया है, दो इक्वल वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड पी है और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दोनों पी पी है, तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सब्ट्रैक्शन वाला। ए स्क्वायर, ए का भी मैग्नीट्यूड बी है, सॉरी पी है, और बी का भी मैग्नीट्यूड पी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन में यही करेंगे ना, डिफरेंस मतलब वही सब्ट्रैक्शन। समझ आ रहा है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ 2p² -2p² कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2p² कॉमन कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए देखो, ऑप्शन में θ/2 का टर्म है, मतलब ये हाफ एंगल फॉर्मूले से इसको ब्रेक किया गया है ना। तो आपका पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में सोचोगे तो ये हो आएगा, और साइन के टर्म में ये आता है। तो अब देखो किस में 1 माइनस कॉस थीटा आ पाएगा, इसमें क्या होगा, अगर 1 इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा ना, यहाँ तो 1 माइनस कॉस थीटा है। तो हमें ये लगाना पड़ेगा, इसको इधर ले जाओ और कॉस थीटा को इधर ले आओ ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर θ/2 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, आगे सॉल्व हो जाएगा फिर ना। तो अब यहाँ पे 2 × 2 उसका अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर θ/2 से साइन θ/2 बाहर आ जाएगा ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया 76 बच्चों।
फिर 76 के बाद कौन सा था? 78 ना? 79, 78 भी है। 78 देखो लो पहले। 11 forces each equal to 5 Newton acts on a particle simultaneously. If each force makes angle 30 degree with the next one, then the resultant of all the forces is. अगर देखो एक ही पॉइंट पे 30 डिग्री पे कई सारे अगर फोर्सेस लगे एक ही पॉइंट पर 30 डिग्री पर, सबके बीच का एंगल कितना है? 30-30 है ना? ऐसे 30-30-30, ऐसे एक पॉइंट पे कितने फोर्स लग पाएंगे 30-30 पर अगर हम लोग देखें? बारह लगेंगे ना? देखो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखो कि जब इक्वल एंगल पे ऐसे फोर्स लग रहे होंगे, देखो इसमें बोला गया है कि 11 फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ना, हर एक का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और हर एक जो है 30 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं विद द नेक्स्ट वन ना। तो अगर मान लो मैंने पहला वेक्टर आपका इधर दिखाया, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एक्सिस बना लेते हैं ना? अगर मैंने पहला इधर को दिखाया 5 न्यूटन, तो उससे अगला वाला 5 न्यूटन यहाँ दिखाऊंगा 30 डिग्री पर, उससे अगला वाला 30 पे यहाँ दिखाऊंगा और उससे अगला वाला यहाँ आ जाएगा। तो 90 डिग्री के बीच में तीन आ जाएंगे ना, 30-30-30 मतलब 90 डिग्री में तीन आ जाएंगे। पहले दूसरे में 30 डिग्री एंगल है, दूसरे तीसरे में 30 डिग्री है, तीसरे और चौथे में 30 डिग्री है। सब में यही एंगल बोला गया है ना कि हर एक वेक्टर है वो नेक्स्ट वाले से, मतलब ये वेक्टर इससे अगले वाले से 30 डिग्री एंगल पर है। अब इससे अगला जो वेक्टर आएगा वो भी 30 पर होगा। तो सबको अगर आप टेल कॉन्साइड करके ड्रॉ कराओगे तो ऐसे ही ड्रॉ हो रहा होगा ना। फिर ऐसे यहाँ पे 30-30 पे सोचोगे तो एक 30 यहाँ आएगा, एक 30 यहाँ आएगा ना, 30-30 फिर अगला 30 यहाँ आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? दो वेक्टर के बीच का एंगल आप कैसे निकाल सकते हो? दोनों के टेल कॉन्साइड करके दिखा सकते हो ना। तो हर एक का मैंने टेल कॉन्साइड करके एंगल दिखा दिया। तो ऐसे कितने फोर्सेस हम लोग अगर अब सोचें, टोटल हम यहाँ पे कितने ऐसे फोर्सेस बना सकते हैं 30-30 पर? एक इधर 30 पे बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं ना। अब देखो जब आप 12 फोर्स बनाओगे तो वहां पे क्या हो रहा होगा? चार तो ये हो जाएंगे, दो ये वाले और दो नीचे को इस वाली लाइन पर ना। चार तो ये हो गए हैं, फिर हर एक 90 के बीच में ये दो, ये दो, ये दो, ये और दो, ये टोटल ऐसे दो दो 4 6 8, 8 ये हो गया और चार ये हो गए। 12 फोर्सेस ऐसे बन सकते हैं इक्वल इक्वल एंगल पर एक ही पॉइंट पे 30-30 पर। आप ऐसे 12 फोर्सेस आप सीधे कर सकते हो कि टोटल ये पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री ना। पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। तो 30-30 पे कितने अगर आप बना पाओगे, अगर इक्वल इक्वल एंगल दिखाओगे तो 12
सॉरी 12 वेक्टर आप दिखा सकते हो। अब देखो जब आप 12 वेक्टर दिखाओगे तो वहां पे हर एक वेक्टर के अपोजिट में एक वेक्टर दिखेगा, एक ये वाला इसके अपोजिट में है, ये वाले के अपोजिट में ये दिखेगा, इस वाले 30 डिग्री के अपोजिट में ये दिखेगा ना, ये 30 और ये भी 30 है, तो ये क्या है, अपोजिट एंगल है ना, एक ही लाइन ऐसे जा रही होगी उसी का ये क्या ऑल्टरनेट एंगल क्या बोलेंगे, हाँ ऑल्टरनेट या अपोजिट एंगल है ना ये 30 30। इस वाले वेक्टर के अपोजिट में ये आएगा ना, इस वाले वेक्टर के अपोजिट में ये आ रहा होगा, इस वाले वेक्टर के अपोजिट में ये आ रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। तो हर एक वेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पर, हर एक वेक्टर कैंसिल हो जा रहा है ना। तो 12 वेक्टर का सम कितना आ जाएगा, 12 वेक्टर का सम 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि 12 नहीं है 11 ही है, एक बस हटा दो, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि 12 ही है, 12 नहीं है 11 ही है, तो अब क्या होगा, एक जो ये वाला होगा ये बचा रह जाएगा ना, क्योंकि इसके अपोजिट वाला हट गया है, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे ना, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, ये एक बचा रह जाएगा, तो मतलब एक 5 न्यूटन वाला बचा रह जाएगा, तो 5 न्यूटन ही रिजल्ट हो जाएगा। कुछ समझ आया बच्चों। नेक्स्ट कौन सा है, 79। 79 देखो अब पहले, टू फोर्सेस आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18 न्यूटन। दो फोर्सेस है ना, मान लिया हमने दो फोर्सेस है F1 और F2 ना, तो उन दोनों फोर्सेस के केवल अगर हम मैग्नीट्यूड का सम देखें ना, अगर ऊपर एरो नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का सम कितना है 18। और उनका जो हम रिजल्टेंट निकालना है, मतलब उनको जो हम डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे तो जो आएगा उसको बोलेंगे इनका रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है रूट में 228 व्हेन दे आर एट 120 डिग्री एंगल ना, बोला गया जब उनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो उनके मैग्नीट्यूड क्या क्या हो सकते हैं ये बताना है। समझो एक का अगर मैग्नीट्यूड मान लो x है तो दूसरे का कितना बोलोगे, अगर एक का मैग्नीट्यूड आप बोलोगे x है तो दूसरे का कितना बोलोगे, मैग्नीट्यूड का सम 18 है ना, 18 माइनस एक्स। अब उनके बीच का आपको एंगल दिया है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में डाल दो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था, रिजल्टेंट मतलब दो फोर्स का रिजल्टेंट, मतलब जब उनको आप ऐड करते हो तो जो आएगा उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है सही, डिस्कनेक्ट हो गया था ये बीच में। तो ये बात समझ आ रही है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में डाल दो। अब इसकी वैल्यू हमें बताई गई है ना कि ये पूरा रिजल्टेंट जो होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट 228। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, एक्स सॉल्व कर दो, एक्स आ जाएगा, तो 18 माइनस एक्स आ जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। हो जाएगा क्या 79 अभी, 79 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बताओ 79 के बाद।
77 सब करा लेंगे आज तो बच्चे। 77 भी देख लो। 77 में देखो बोला गया है three vectors PQ are related as P minus Q equal to R and P minus Q equal to R, then angle between P and Q। देखो आपको ये बोला जा रहा है कि जब हम P वेक्टर में से Q वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, R वेक्टर। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि अगर हम इनका केवल मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करें, वेक्टर नहीं केवल मैग्नीट्यूड, P के वेक्टर में से वेक्टर P के मैग्नीट्यूड से वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करें तो R वेक्टर आ रहा है। ऐसा कब होता है कि जब सीधे सीधे मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाए। ऐसा कब होगा, अगर एक वेक्टर इधर को है और एक वेक्टर इधर को है ना, ये मान लो P है ये Q है, अगर ये 10 न्यूटन का है, ये मान लो 2 न्यूटन का है, तो सीधे P माइनस Q कितना बोलोगे ना, 180 डिग्री जब एंगल होगा तब सीधे P माइनस Q का जो डिफरेंस आएगा वो मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा ना। तो ये 180 डिग्री जब एंगल होगा तब होगा। चवनी कुछ समझ आया? सार्थक एडिशन के टाइम पे जीरो एंगल होता है ना, सब्ट्रैक्शन चल रहा है अभी, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना था। 180 एंगल पे सीधे P माइनस Q करोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब P माइनस Q जो होगा वही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो रहा है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। 83। देखो ये 83 में बोला गया है, इसमें एक टर्म यूज हो गया है इक्विलिब्रियम। कोई भी पार्टिकल है कि इसको आप कब बोलते हो कि इक्विलिब्रियम में होगा, जब इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे अगर उन सब का सम जो है ना, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका सम अगर जीरो है तो आप बोलोगे वो इक्विलिब्रियम में है ना। ये लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे ना, सबका सम जीरो मतलब जब नेट फोर्स का सम जीरो हो। अब आपको बोला गया कि अगर वो किसका 77 का बोल लो, 77 में जीरो दिया है ये ऑप्शन, तो चेंज करो उसको 180 करो। 180 कर लो इसको, 77 वाले में डी ऑप्शन कर लो। एक मिनट सही लिखा है, सही लिखा है, जीरो ही होगा। हाँ गलत बोल दिया मैंने। हाँ हाँ सही है, जीरो ही सही है। देखो हमारा क्या है, देखो अगर एक वेक्टर इधर है P और एक वेक्टर इधर है Q, और अगर आप P माइनस Q करोगे तो इसमें क्या होता है P प्लस माइनस Q, नहीं नहीं केवल जीरो वाला ही होगा। P माइनस Q करोगे तो अब इसका क्या मतलब क्या है, माइनस Q मतलब इसको उल्टा करो और इन दोनों को ऐड कर दो। अगर इनके बीच में 180 एंगल होगा तो P प्लस माइनस Q क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे ना। अगर P और माइनस Q एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो उनको ऐड करोगे जब, इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर मान लो ये 10 है ये 5 है तो ये ऐड होके 15 बन जाएंगे। हमें तो उनका मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना। ऐसा कब हो पाएगा, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते, ये P वेक्टर और Q वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते। तो जब P प्लस माइनस Q करोगे तो क्या हो जाएगा, P
प्लस माइनस क्यू, तब ये सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे ना। अब आपका p माइनस क्यू निकालोगे तो ये आएगा। फॉर्मूले से भी बताता हूँ समरन, 1 मिनट। पहले ये बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्चुअली बात समझ आई। जीरो बराबर है ना। देखो आपको मैं एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। अगर मान लो ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, और आपको p माइनस क्यू निकालना है ना, आपको p माइनस क्यू निकालना है, तो आप कैसे करोगे? माइनस को आप ऐसे q के साथ ले लो, अब लिख दो p प्लस माइनस क्यू, मतलब माइनस क्यू वेक्टर निकाल के p में ऐड करना है। तो अगर q इधर है तो माइनस क्यू इधर आ जाएगा ना। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इनका मैग्नीट्यूड ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? हमें तो क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना। अगर ये 10 है, ये 2 है, तो इन दोनों का एडिशन 12 आ जाएगा। लेकिन अगर p और q दोनों एक ही डायरेक्शन में होते ना, अगर p और q एक ही डायरेक्शन में होते और इनका हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो आपने क्या किया, माइनस क्यू निकाल के ऐड कर दिया। तो इस एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इसका रिवर्स करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अब p और माइनस क्यू को जब ऐड करोगे ना, p माइनस क्यू निकालना है, मतलब p प्लस माइनस क्यू करना है। अब p प्लस माइनस क्यू करोगे तब ना सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। मतलब जब दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा तब ऐसा हो पाएगा। फॉर्मूले से भी देख लो, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहता था? अगर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालना है तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। क्रिस देख, ये फॉर्मूले से समझ ले। अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने का ये फॉर्मूला होता था ना। बताओ बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने का ये फॉर्मूला होता था। अब देखो, सब्ट्रैक्ट करने में जो आर वेक्टर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने में जो आर वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? p माइनस क्यू के बराबर है। सब्ट्रैक्ट करने में जो आर वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड p माइनस क्यू के बराबर है ना। ये p माइनस क्यू के बराबर है। अब ये वाला टर्म p माइनस क्यू के बराबर कब होगा? जब cos थीटा कितना होना चाहिए? यहाँ पे cos थीटा कितना होगा, सो दैट कि ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन जाए। अगर cos थीटा 180 लोगे, एड, यहाँ ऑलरेडी माइनस है पहले से, सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं ना, ध्यान रखना यहाँ माइनस है। तो cos थीटा जब 1 होगा तब ना ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आएगा तो p माइनस क्यू बाहर आ जाएगा, तो इधर भी दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। समझो बच्चों, जब cos थीटा की वैल्यू, यहाँ पे जब cos थीटा की वैल्यू 1 आएगी ना, मतलब थीटा इक्वल टू 0 होगा, उस टाइम पर ये पूरा टर्म हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। मतलब ये p माइनस क्यू आ जाएगा ना। हमें p माइनस क्यू ही चाहिए ना, तो वो cos थीटा जब 0 होगा तब होगा। डायग्राम से समझ आया क्या? डायग्राम से सभी को समझ आया कि अपोजिट होंगे तो p माइनस क्यू कितना होगा, और एक ही डायरेक्शन में होंगे तो p माइनस क्यू कितना होगा। आगे चलें, अब 83 स्टार्ट किया जाए। क्रिस समझ आया तुझे ये?
तो अब देखो 83 में क्या है, क्वेश्चन में कैसे समझे कि अपोजिट है या पैरेलल, मतलब क्या हुआ। अब वो तो आपने देखा ना ये सॉल्व करके कि भाई थीटा जीरो आ रहा है, जीरो क्या बता रहा है कि पैरेलल है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। अगर दोनों वेक्टर अपोजिट है तो 180 बोले। डायग्राम में अगर ये डायग्राम दिया है तो ये टेल टेल कोइंसाइड कराओगे तो ये 180 आएगा ना। और जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो टेल टेल कोइंसाइड कराओगे तो जीरो एंगल बन रहा है ना। दोनों वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है ऐसे तो ये जीरो है ना, और इस वाले में 180 है। टेल टेल कोइंसाइड करा के एंगल सोचो। ओम क्या डाउट है तेरा, अनम्यूट करके बताओ ओम क्या डाउट है आपका। ठीक है समझ आ गया, फिर आगे चले ना। एटी थ्री देखो हम लोग कर रहे थे ना, अगर कोई पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होता है तब वो बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वो कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर मतलब स्पेस में फोर्सेस हैं, अगर एक ही प्लेन में नहीं है तो कम से कम कितने फोर्स लगेंगे कि जीरो मिल जाए, ये मैंने लिखाया था ना। कम से कम स्पेस में रहेंगे तो चार फोर्स लगते हैं तब आपको जीरो मिलता है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बताओ। आज तो लाइन लगा दी, 87, 88, 89, सब आज करा दोगे पूरा होमवर्क। 87, 87 देखो क्या है, टू फोर्सेस। हाँ एक रह गया था, 89 लग रहा है। टू फोर्सेस, टू रूट टू न्यूटन एंड एक्स न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, their resultant is perpendicular to x newton and having magnitude root 6 newton. The angle between the two forces and magnitude of x is, तो क्या बोला गया है, दो फोर्सेस हैं, एक है आपका मान लो टू रूट टू मैग्नीट्यूड का, और दूसरा वाला जो है वो x बोला गया है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ x हो गया। और जब इनको ऐड किया जा रहा है तो वो x वाले वेक्टर पे ना, x का जो डायरेक्शन है उधर वाले वेक्टर पे वो 90 डिग्री पे आ रहा है। अगर मान लो ये x वाला वेक्टर है तो रिजल्टेंट x के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब रिजल्टेंट इधर को है ना। तो इसका मतलब x वेक्टर में a वेक्टर जब ऐड होगा तो a ऐसे होगा तभी ना इन दोनों का सम इधर हो पाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। x वाले वेक्टर में जब a वाला वेक्टर ऐड हो रहा है तो रिजल्टेंट x पे परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो इसका मतलब x इधर होगा, रिजल्टेंट इधर होगा, तो x और a ऐसे होने चाहिए। कुछ समझ आया बच्चों। और आपको इसकी वैल्यू दे दी गई है रूट 6, इसकी वैल्यू है टू रूट टू, तो ये x कितना होगा ये निकालना है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, राइट एंगल में ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड निकालनी है। क्या निकालना है हमें, अच्छा एंगल निकालना है, सॉरी एंगल निकालना है ना। एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हो,
कि क्या आप साइन थीटा निकाल सकते हो यहाँ पे? ये अगर एंगल मान लो थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा कितना होगा यहाँ पर? अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना आ जाएगा? √3/2, मतलब थीटा कितना आया? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल बिटवीन ए और एक्स कितना बोलोगे? क्या आप यही बोलोगे 60 डिग्री एंगल है? या हेड और टेल कोइंसाइडेड है तो बाहर एक्सटेंड कर लोगे? नहीं, यहाँ पे बाहर एक्सटेंड करोगे और ये बोलोगे एंगल बिटवीन ए एंड एक्स। ठीक है, 87 समझ आया सभी को? बच्चों 87 क्लियर है? आगे चलें। एटी एट देखते हैं अब। एटी एट में देखो बोला गया है कि 3 वेक्टर हैं, एक ओपी वेक्टर, फिर एक पीक्यू वेक्टर, और एक फिर क्यू आर वेक्टर। इन सब की मैग्नीट्यूड बता दी गई है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए ना, हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो आप इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हो? एक तो ये डायग्राम में आप सीधे सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन से सोचो तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अगर मैं इसको मिला दूं, अगर मैं मिला दूं तो यही रिजल्टेंट होगा ना। तो ये वाली जो लाइन आएगी ये रिजल्टेंट होगी। इसको थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर लो। अब क्या आप ये निकाल सकते हो? अगर ये 37 डिग्री एंगल है, ये 5 है, तो ये साइड कितनी होगी? अगर ये 5 है, ये 37 है, तो 5 cos 37 ना। और ये हाइट कितनी होगी? 5 sin 37 ना। 5 cos 37 करोगे तो 4 आ जाएगी। 5 × cos 37, और यहाँ 5 × sin 37 करोगे। तो अब आपको क्या चाहिए? रिजल्टेंट, मतलब ये वाली साइड चाहिए। तो वो कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका कितना हो जाएगा? ये 6 है, तो ये भी 6 आ जाएगा। तो ये पूरा कितना हो गया? ये पूरा हो जाएगा, ये इतना 6 है ना, पूरा ये 10 हो गया। ये अगर 3 है, ये वाली हाइट 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगी। और ये 4 है, तो 3 और 4 7 हो जाएगी ये पूरी। तो अब आपको एक ये साइड 10 है और ये एक साइड 7 है, तो आपको ये वाली साइड निकालनी है। रिजल्टेंट पैरेलल नहीं है, किसी के पैरेलल नहीं आया देखो। ओपी और रिजल्टेंट पैरेलल नहीं आए हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला 89 करना है। हाँ, रिजोल्यूशन से भी कर सकते थे। अगर आप रिजोल्यूशन से करते तो ओपी वेक्टर को आई जे में लिख लेते। ओपी वेक्टर को आई जे में कितना लिखते हैं? एक्स वाला कंपोनेंट है 4,
और जे वाला कंपोनेंट है 3 है, ये 3 है ना। पी क्यू वेक्टर क्या है, ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, पी क्यू वेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको 6 आई कैप लिख लेते। क्यू आर वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना, ये एक्स के लॉन्ग था, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसको लिखोगे 4 जे कैप। तो अब इनका हमें रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए मतलब इन सबको ऐड करना है। तो ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों कर सकते हो ना, रिजोल्यूशन से भी कर सकते हो। देखो मोस्टली तो क्या है, अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो रिजोल्यूशन से ही करना चाहिए। यहाँ तो डायग्राम सिंपल था तो मैंने बना लिया भाई, ज्योमेट्री लगा दी। लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर अगर रहते हैं तो रिजोल्यूशन ही अपना सही तरीका है। अब अगला देखो, 89 में देखो क्या बोला गया है। 89 में डायग्राम देखो, हेक्सागोन दिया है, क्वेश्चन में बोला गया स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन में बोला गया हम लोग वही लेके चलेंगे ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लो हमने एक स्क्वायर ले लें ना? तो एक स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड 90 डिग्री पे रहते हैं ना। एक स्क्वायर में चारों साइड क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो इसमें बोला गया कि एक वेक्टर जो है वो, चार वेक्टर हैं और चारों साइड के लॉन्ग लग रहे हैं। मतलब अगर एक वेक्टर इधर को लग रहा है, दूसरा वेक्टर इस साइड के लॉन्ग लग रहा है, तीसरा वेक्टर इस साइड के लॉन्ग लग रहा है, और चौथा वेक्टर इस साइड के लॉन्ग लग रहा है। ये बात समझ आ रही है, चारों वेक्टर अगर चार साइड के लॉन्ग लग रहे हैं तो इनको आप अगर डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मान लो इधर को आपने एक्स एक्सिस ले लिया है, इधर को वाई एक्सिस ले लिया, तो इसको कितना लिखोगे, पी का मैग्नीट्यूड इनटू ये कौन सा डायरेक्शन है ना, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, तो इसको लिख दोगे पी आई कैप। दूसरा वेक्टर 2p वाला जो है, एक सेकेंड इसको नाम अलग अलग दे देते हैं। पहले वेक्टर को p1 बोल देते हैं, दूसरे को p2। p2 वेक्टर को क्या बोलोगे, 2p j कैप। तीसरे वेक्टर को क्या बोलोगे, तीसरा वेक्टर बताओ बच्चों, इधर लग रहा है तो 3p माइनस आई कैप, मतलब माइनस 3p आई कैप। और चौथा वेक्टर माइनस 4p j कैप। अब आपको क्या चाहिए, इन सबका रिजल्टेंट चाहिए ना। रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ, सबको ऐड करो, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4, सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा। आई कैप देखो कहाँ कहाँ पे आया, यहाँ पर आई कैप और यहाँ पे आई कैप है। पी आई कैप माइनस 3p आई कैप ऐड होके कितना हो जाएगा, माइनस 2p आई कैप आएगा ना। जे वाले को ऐड करो, 2p जे कैप है, माइनस 4p जे कैप है, तो जे वाले ऐड होंगे तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस 2p जे कैप ना। मतलब आया माइनस 2p आई कैप माइनस 2p जे कैप। और हमें अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, रिजल्टेंट जो आया उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2√2p ना, बी ऑप्शन हो जाएगा ना। समझ आया बच्चों। सिद्धि इसको बोलते हैं एरर इन बुक। नहीं, ये अपने बुक में एरर है तो इसलिए ऐसा है।
ऑब्वियस है ना भाई, क्वेश्चन में बोला गया ए बी सी डी स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है तो ए बी सी डी बनाओगे ना, उसमें आगे ई और ओ कहाँ से बना दोगे? तो इसको मिलेंगे इसके लिए बोनस नंबर। और बताओ। आज कोई ऐसा नया बच्चा तो नहीं बैठा है ना क्लास में जो पहले दिन ही आया और सीधे क्लास में घुस गया और फिर उसे मजा ही आ जाएगा? कोई ऐसा बच्चा है जिसका आज फर्स्ट डे है? तो आपको एक्सट्रीम मजा आ जाएगा फिर आज। कोई भी अगर फर्स्ट डे वाला रहेगा तो पहले मुझे कॉल कर लेना, उसके बाद ही क्लास अटेंड करना। 91 देखो, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along x and y direction are n plus 1 and 1 respectively. If the coordinate of system is rotated by angle 60 degree, then the component changes to n and n plus 3, the value of n is। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कोई एक वेक्टर था, ना कोई वेक्टर था यहाँ पर, मान लो ये हमारा एक वेक्टर है ना? और ये एंगल कुछ थीटा है, तो इसका एक्स में कंपोनेंट कितना आ रहा है? एक कॉस थीटा आएगा ना। इसकी वैल्यू आपको बोली गई है, एक्स वाला कंपोनेंट कुछ n प्लस 1, और y में कंपोनेंट कितना आएगा? y में कंपोनेंट आएगा a साइन थीटा ना, इसकी वैल्यू 1 बोली गई है। फिर बोला गया कि भाई वेक्टर तो वैसे ही रखा गया, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ये एक्सिस को ही उठा के घुमा दिया गया ना, एक्सिस को ही अगर हम घुमा देंगे तो क्या होगा? एक्सिस अब आपका ऐसे हो गया। लेकिन वेक्टर अब भी वैसे ही है ना, जो ये इधर पहले वाला जो एक्स एक्सिस था उससे थीटा एंगल पे ही अब भी वेक्टर है। और इसको कितना घुमाया गया? पहले एक्स एक्सिस इधर था, अभी इधर आ गया, इसको 60 डिग्री से घुमा दिया है, तो ये भी 60 डिग्री से घूम गया होगा ना। वाई एक्सिस भी अब नया ऐसे आ चुका है। क्वेश्चन समझ आया पहले बच्चों? एक्सिस को घुमा दिया गया है लेकिन वेक्टर वहीं पर अपनी जगह ही है। तो अब नया जब आप कंपोनेंट निकालोगे तो कितना आएगा? ये कंपोनेंट अब कितना आएगा? ए कॉस 60 आएगा ना। सॉरी, ये जो भी एंगल होगा, ये मान लो अब एंगल कुछ फाई है, फाई मतलब थीटा माइनस 60। तो अब ये वाला कुछ कंपोनेंट आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा ए कॉस फाई, और ये आ जाएगा ए साइन फाई। अब एक चीज ये बताओ, मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा करके इसका मैग्नीट्यूड निकालूं या फिर यहाँ पे पाइथागोरस लगा के इसका मैग्नीट्यूड निकालूं? दोनों जगह से जो मैग्नीट्यूड आएगा क्या वो सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सेम ही आएगा ना। और दोनों जगह फॉर्मूला वही सेम होगा, एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पे भी यही करूंगा, एक्स वाला पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई वाले पार्ट का स्क्वायर। तो दोनों जगह से मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना है, तो मैं दोनों जगह से मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। पहली वाली जगह से मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आएगा n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और दूसरी जगह से मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आएगा x वाला इस बार n है, क्वेश्चन में दिया है n है, और y वाला 3 है। दोनों इक्वेट कर दूंगा, दोनों इक्वेट करूंगा तो इससे n की वैल्यू क्या सॉल्व होके आ जाएगी? इसको इक्वेट करने से n क्या सॉल्व हो जाएगा? ठीक है, फिर कर लो सॉल्व, आगे बताओ।
दोनों जगह से आपको मैग्नीट्यूड निकाल के इक्वेट करना था, क्योंकि वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया। आज के लिए हो गया होमवर्क। एक बार 86 बता दें। 86 भी देख लो। 86 में देखो क्या बोला गया है, दो वेक्टर हैं P और Q, और उनको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना मिल रहा है, R वेक्टर। P वेक्टर और Q वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पे R वेक्टर मिल रहा है। और ये भी बोल दिया गया कि भाई ये P वेक्टर, Q वेक्टर और R वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो P और R के बीच का एंगल और P और Q के बीच के एंगल का रेशियो चाहिए। अगर मेरे को तीनों वेक्टर को, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को ट्रायंगल में दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा। मान लो ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, तो इनके सब्ट्रैक्शन को P माइनस Q को दिखाना है तो कैसे दिखाऊं मैं। दोनों के हेड को ज्वाइन कर दूंगा तो आ जाएगा क्या P माइनस Q वेक्टर। और P माइनस Q चाहिए तो एरो P की तरफ रखूंगा। फिर अब ये बताओ, इस ट्रायंगल में तीनों लेंथ क्या इक्वल है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये P माइनस Q मतलब ये R है, तीनों का लेंथ इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बना है, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है, तो तीनों अंदर के एंगल तो 60 आएंगे ना। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इस 60 को P और Q के बीच का एंगल है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये 60 P और Q के बीच का एंगल है। बोल सकता हूँ ना, क्योंकि टेल टेल कोइंसाइडेड है। फिर क्या मैं इस एंगल को बोल सकता हूँ P और R के बीच का एंगल, R और P के बीच का एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q के बीच का एंगल 60 और P और R के बीच का भी एंगल 60 है, तो फिर इन एंगल्स का रेशियो क्या होगा, दोनों अगर एंगल सेम है तो 1:1 होगा ना। मानसी समझ आया क्या। ठीक है बच्चों, तो आज का होमवर्क कंप्लीट हो गया मेरा। आगे चलें। तो अब देखो हम लोग, लास्ट टाइम हमने देखो क्या कर लिया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये किया था ना, तीन वेक्टर का ये क्वेश्चन किया था लास्ट क्वेश्चन, और टू डायमेंशन में वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखा था ना। दो डायमेंशन में वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो आज हमें अब 3D में रिजॉल्व करना है, तो ये 3D के लिए मैंने कुछ डायग्राम यहाँ लिए हुए हैं, इनको यूज करेंगे ना। तो उससे पहले थोड़ा हम लोग कुछ बेसिक चीजें और देख लेते हैं, फिर वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3D देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये हम लोग देख देख चुके हैं कि अगर हमारे पास मान लो ऐसे एक्सिस दिया हुआ है, और हमने कोई वेक्टर ले लिया। अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कुछ अल्फा एंगल पर है और वाई एक्सिस से कुछ मान लो बीटा एंगल पर है, तो हमें पता है कि अगर हमें एक्स वाला कंपोनेंट निकालना होगा, ये वेक्टर का मान लो मैग्नीट्यूड ए है, तो इसका एक्स वाला कंपोनेंट कितना बोलूंगा, ए एक्स मतलब एक्स वाला कंपोनेंट, तो वो कितना आएगा
अगर ये एंगल अल्फा है और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, ए कॉस अल्फा ना, और y वाला कंपोनेंट कितना बोलूंगा, ए वाई मतलब y वाला कंपोनेंट, ए वेक्टर का y वाला कंपोनेंट, वो कितना बोलूंगा, ये वाली साइड बतानी है ना, ए साइन अल्फा। तो अब देखो, x वाला कंपोनेंट बताने के लिए मैंने x के साथ एंगल यूज किया है, और y वाला कंपोनेंट बताने के लिए भी मैंने x के साथ एंगल यूज किया है। तो ये y वाला बोलेगा मेरे साथ तो ये बहुत नाइंसाफी है, x वाले के साथ जब कंपोनेंट बता रहे हैं तो x का एंगल है, तो y वाले का कंपोनेंट बताना है तो y वाले के साथ एंगल लिया जाए ना, क्या बोलते हो, y वाले के साथ नाइंसाफी की जाए या जस्टिस किया जाए इसके साथ, तो जस्टिस कर देते हैं। इसके साथ अगर करोगे तो आप क्या लिख दोगे, ए अल्फा प्लस बीटा का सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा का सम कितना है, 90 है ना, तो अल्फा की जगह लिख दोगे 90 माइनस बीटा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा ए कॉस बीटा ना, ए साइन अल्फा वही है, ए कॉस बीटा, ये आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे। ये अगर एंगल बीटा है परपेंडिकुलर डालोगे तो बीटा के लिए ये एडजेसेंट साइड है ना, बीटा के लिए ये एडजेसेंट साइड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए कॉस बीटा, और ये वाली ए कॉस अल्फा। ठीक है, तो अल्फा के, तो इसका मतलब देखो क्या होगा कि कोई भी वेक्टर है ना, कोई भी वेक्टर है ए, अगर उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है तो एक्स में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए कॉस अल्फा ना, वाई वाले के साथ अगर उसका एंगल है बीटा, अगर एक्स के साथ एंगल अल्फा है तो एक्स में कंपोनेंट आएगा ए कॉस अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा है तो उधर आएगा ए कॉस बीटा। मतलब जिस भी एक्सिस के साथ उसका एंगल पता है वो एंगल इंटू ए कॉस लगा दो। समझो बच्चों, अगर आपको कोई भी लाइन के साथ, ये कोई जरूरी नहीं कि एक्सिस ही हो, कोई भी लाइन है उस लाइन के साथ अल्फा एंगल है तो इस वेक्टर का इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस अल्फा, इस लाइन के साथ बीटा है तो इधर ए कॉस बीटा ना। अब दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं तो फिर आप क्या लिख देते हो, वेक्टर ए लिख देते हो, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप, हम पूरा वेक्टर लिख देते हैं ना। समझ आ रहा है बच्चों, अब देखो सेम वे में अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ए था, वो एक्स एक्सिस के साथ, अभी तक देखो वेक्टर हम जो लेते थे वो केवल एक्स वाई प्लेन में होता था ना, तो जेड एक्सिस का कोई चक्कर नहीं पड़ता था, क्योंकि वेक्टर हमारा अभी तक एक्स वाई प्लेन में होता था ना, एक्स वाई प्लेन में था। लेकिन अगर मान लो अब एक्स वाई प्लेन में नहीं दिए हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो उसका एक्स वाला कंपोनेंट कितना बोलोगे, कोई भी वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड पता है और किसी लाइन के साथ एंगल पता है तो उस लाइन के लॉन्ग उसका कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस अल्फा, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट ए कॉस बीटा, और जेड वाला ए कॉस गामा। अब तीनों कंपोनेंट आ गए ना, तीनों कंपोनेंट आ गए तो अब वेक्टर को क्या लिखोगे, तीनों कंपोनेंट में उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो वही वेक्टर बन जाएगा ना, इसको लिख दोगे एक कॉस अल्फा आई कैप, एक कॉस बीटा जे कैप, एक कॉस गामा के, ना, तो ऐसे आपका ये पूरा वेक्टर रिजॉल्व कर होके आ जाएगा। ठीक है, जो भी अल्फा बीटा गामा एंगल पता रहेंगे वो लेना, और एक कॉस अल्फा एक कॉस बीटा
कॉस गामा लगा देता है। तो जब भी थ्री डी में वेक्टर को रिजॉल्व करना होगा तो थ्री डी में थोड़ा सा सोचने में दिक्कत आती है, तो बस आप एंगल लिखोगे और ऐसे रिजॉल्व कर दोगे और फिर सबको सम करके लिख दोगे। अब थ्री डी का ये डायग्राम मैंने नोट किया हुआ था, ये इसमें बना देता हूँ। ये वेक्टर कुछ एक कोई वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ए कॉस अल्फा मतलब आप ए के हेड से एक परपेंडिकुलर डालो, तो ये वाई एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन में अब यहां से एक परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर डालो वाई एक्सिस पे, तो ये जो लेंथ होगी ये हमारा एक्स कंपोनेंट है ना, ये हमारा पार्ट जो होगा ये हमारा ए कॉस अल्फा है ना, और ये वाला जो पार्ट होगा ये ए कॉस बीटा आएगा। और यहाँ पे जो जेड एक्सिस पे कंपोनेंट डालोगे परपेंडिकुलर डालोगे वो ए कॉस गामा आएगा। समझ आ रहा है बच्चों? कंपोनेंट इमेजिन हो रहा है इसमें अच्छे से? अब देखो ए कॉस अल्फा मतलब ये वाला वेक्टर ना, ए कॉस अल्फा आई कैप मतलब ये वाला वेक्टर, ए कॉस बीटा जे कैप मतलब ये वाला वेक्टर। और ए कॉस गामा मतलब ये वाला वेक्टर के कैप वाला। ये समझ पा रहे हो? ए कॉस अल्फा आई कैप मतलब ये एक्स एक्सिस में जो ये वेक्टर है, ए कॉस बीटा मतलब इसके पैरेलल वाला जो वेक्टर है वाई के लॉन्ग, ये ए कॉस बीटा जे कैप है, और ये वाला ए कॉस गामा के कैप है। तो तीनों को जब हेड टू टेल ज्वाइन कर रहे हो तो आ रहा है ना पूरा ये वेक्टर, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन से हेड टू टेल ये तीनों ऐड किए तो ये आ रहा है, मतलब इन तीनों को आप बोल सकते हो ये ए वेक्टर है। कुछ जमा बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? थ्री डी है ना तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा ना। बुक में कैसे ड्रॉ करो, देखो डायग्राम बना दिया, ड्रॉ करो उसको। एक नीला पेन लेके आओ, एक लाल पेन लेके आओ, एक हरा पेन ले आओ, एक काला पेन ले आओ और फिर ऐसे ड्रॉ करो देख देख करके। ये नोट कर लो अब, फिर मैग्नीट्यूड पे आते हैं ना, यहाँ से नोट करो।
ये सबको समझ आ रहा है ना, ये ए कॉस अल्फा आई कैप मतलब ये वेक्टर, ए कॉस बीटा जे कैप मतलब ये वाला वेक्टर है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ए कॉस बीटा जे कैप। और ए कॉस गामा के कैप मतलब जो ये वाला है, ये वाला जो है उसके पैरेलल वाला। थोड़ा 3D है ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन भी लगेगा भाई। नोट हुआ? बनाओ डायग्राम अच्छे से एकदम। अरे क्या करने लग गए तुम लोग, पिकासो बन गए क्या सब लोग? जल्दी रफली डायग्राम बनाओ यार। हाँ ये ब्लैक वाला वेक्टर ए है। ये समीरन बोल रहा है ये मोना और लीसा को बना रहा था। समीरन कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो सबको यहाँ तक समझ आ गया है कि एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल पता है, वाई एक्सिस के साथ एंगल पता है, जेड एक्सिस के साथ एंगल पता है, तो एक्स वाला कंपोनेंट ए कॉस अल्फा, वाई वाला ए कॉस बीटा और जेड वाला ए कॉस गामा ना, तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे। तो तीनों में एक्स वाले में आई कैप, इसमें जे कैप और इसमें के कैप मल्टीप्लाई करके तीनों का सम कर दोगे तो वही वेक्टर ए हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट बात आता है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। अरे अरे, ओम को तो अभी से टेंशन हो गई कि कैसे इसे ये सब मैं यूज करूंगा। थोड़ा सा ओम टेंशन फ्री रहो यार, और जो मैं बोल रहा हूँ वो समझने का ट्राई करो ना। कैसे यूज करें ये सब मेरा काम है, समझाऊंगा ना, तू आराम से टेंशन फ्री होके बैठ और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो समझ। तो अब देखो नेक्स्ट बात आता है कि अगर 3D में वेक्टर होगा तो उसको हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो आपने ये देखा था कि अगर 2D में कोई वेक्टर रहता था, मान लो एक्स आई कैप और वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? एक्स वाले कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई वाले कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे निकालते थे ना। क्योंकि 2D में तो आराम से समझ आता था कि भाई अगर ये वेक्टर आर है तो एक्स वाला मतलब ये पार्ट, वाई वाला मतलब ये पार्ट, तो पाइथागोरस से हम निकाल लेते थे ये आर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर। अब 3D हो गया तो क्या यहाँ पे कुछ चेंज आ जाएगा? ये एक्स आई कैप है, ये वाई जे कैप है और ये जेड के कैप।
तो देखोगे कि यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो अब आपको क्या करना रहेगा, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, वही काम करना है। जो भी एक्स वाई आई जे के हैं उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का अंडर रूट, तो ये ऐसे निकालना है। अब तुरंत सिद्धि को लगा कि यार ऐसे कैसे कर दें, सिद्धि तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। तो फिर हम लोग अब इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि भाई सिद्धि देखो ऐसे होता है। तो अब देखो क्या है यहाँ पर, तो देखो एक्स आई का मतलब एक्स वाला कंपोनेंट कितना है, ये है ना एक्स वाला कंपोनेंट, वाई वाला कंपोनेंट ये है ना, ये एक्स वाला कंपोनेंट है, ये वाई वाला, और जेड वाला ये है ना, ये जो ऊपर को गया जेड के लॉन्ग, ये जेड वाला कंपोनेंट है। अगर हमने एक्स आई कैप लिखा मतलब ये एक्स है, वाई जे कैप मतलब ये वाला पार्ट आपका वाई है, मतलब ये वाला पार्ट, ये दोनों पैरेलल है ना तो सेम है, और ये जेड है। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इसको कुछ मैं नाम दे देता हूँ ताकि सोचने में आसानी रहे। ओरिजिन को ए बोल देता हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ये कोई वेक्टर आर वेक्टर की बात चल रही है। तो क्या मैं ओसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या मुझे ओसी निकालना आता है? 3D है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओसी कितना बोलूंगा, ये अगर मैं ये ट्रायंगल लू ओ ए सी, ओ ए सी में ये साइड एक्स है, ये कितनी है, ये वाई है ना, तो ओसी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। ये एक्स वाई प्लेन में राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये वाली साइड आ जाएगी, ये वाई है तो ये वाली साइड आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा है, ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, ये जो ऊपर को जेट गया है, ये इमेजिन ऊपर है, ये एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर गया है, तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इस लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री ना। अगर कोई लाइन एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो वो हर एक के साथ 90 डिग्री बनाएगा, बीसी के साथ भी 90 डिग्री, एसी के साथ भी 90 डिग्री। एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन बना दो उसके साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। समझो ना? अगर मैं एक कोई मान लो ये अपना प्लेन है ना, इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं, तो हाथ पे मैं कोई भी लाइन बनाऊं उसके साथ ये लाइन 90 डिग्री पर होगी ना। ये बात समझ आ रही है? हाथ में मैं कोई भी लाइन बना दूं तो ये जो वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर वाला वो सबके साथ 90 डिग्री पर होगा ना। समझ आ रहा है ये बात? तो यहाँ पर ओसी और ये सी टी ये दोनों 90 डिग्री पर है। अगर मुझे ओडी निकालना है तो ओडी में कैसे निकालूंगा, ट्रायंगल ओ सी डी में एंगल सी हमारा जो है वो 90 डिग्री है और हमें ओडी निकालना है। तो क्या मैं सोच सकता हूँ पाइथागोरस? तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने देखो ओसी की वैल्यू निकाल रखी है ना, ओसी कितना आया था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सीडी कितना है, ये वाली लाइन कितनी है, सीडी जेड है। तो अब यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा ना, ये जब अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर। ये ओडी का स्क्वायर आया, तो इसका स्क्वायर इधर कर दो, तो ओडी कितना आ जाएगा? ना ओडी मतलब क्या है? वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। कुछ समझ आया बच्चों? मतलब जो भी आपने 2D के लिए पढ़ा था वही सब सेम काम 3D में भी करना है ना। तो फाइनली अब सिद्धि ने मान लिया है कि ऐसा होता है। तो अब ये नोट करो, फिर इसको अब हम लोग अप्लाई करना सीखते हैं। बनाना ही पड़ेगा अंकित यार, कैसे काम चलेगा। मेरे लिए तो फायदा था, कॉपी पेस्ट से काम हो गया। थैंक यू ओम, थैंक यू। सच तो मुझे पता है, सुबह सुबह पढ़ाई हो। यस पाब्ले, तूने पाब्लो एस्कोबार के बारे में पता किया कि नहीं, कौन था? यस पाब्ले। अरे यार, कितना जियो जिंदगी में तुम, थोड़ा चिल भी कर लिया करो। सबको मैंने बोला हुआ है 1 घंटा डेली खेलना है, तुम लोग खेलते हो कि नहीं सभी लोग? डेली 1 घंटा खेलने को बोला है विनय, वो बोल रहा हूँ। डेली 1 घंटा खेलते हो ना? नहीं खेल सकते तो साइकिलिंग वॉकिंग कुछ भी करो। हाँ वेरी गुड, ऐसे ही कुछ साइकिलिंग कर लो, या फिर कुछ नहीं कर सकते तो योगा वगैरह कर लो घर पे। मेडिटेशन योगा ये बहुत फायदेमंद रहता है ना, योगा और मेडिटेशन। एग्जाम में बहुत सारे सिली मिस्टेक्स भी होते हैं, तो योगा और मेडिटेशन से सिली मिस्टेक आप थोड़ा अवॉइड कर पाओगे। हाँ हाँ, और क्या, मैंने तो बहुत किया है। अभी भी कभी भी कर लेता हूँ, बट ज्यादा मैं वॉक ही करता हूँ यार, योगा वोगा मेरे को जमता नहीं है। मेरे को थोड़ी एग्जाम देना है कि सिली मिस्टेक अवॉइड करना है। मेरे को तो बस वॉक वॉक से काम चल जाता है मेरा। आजकल तो सब ऑनलाइन भी चल रहा है योगा, और ये सब ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, घर पे ही करो। हो गया नोट ये? ये ध्यान रखना सभी लोग की, पढ़ाई में अच्छा करना है तो इसके लिए ये नहीं कि केवल दिन भर पढ़ते रहना है। दिन भर पढ़ाई करके पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाओगे। पढ़ाई में अच्छे करने के लिए माइंड का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। थोड़ा कम पढ़ो। थोड़ा कम का मतलब ये नहीं कि पढ़ नहीं रहो,
4 से 5 घंटे पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी, बाकी टाइम में थोड़ा एंजॉय भी करो। हाँ सही बात है सिमरन, बट तू जो भी ज्ञान बांटता है यार, तू यार चैट टू एवरीवन में कर, ऐसे डायरेक्ट मैसेज मत किया कर। तेरे ज्ञान के की प्राप्ति सबको नहीं हो पाती है फिर। समरन ने ज्ञान दिया है कि चेंज ऑफ वर्क इज द बेस्ट रिलैक्सेशन। इंग्लिश तो भारी है इसकी। ये कहाँ पे पढ़े थे समरन तुम? स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, कौन से स्कूल में थे? सिद्धि तुझे कुछ समझ आया क्या? सिद्धि तो ये अपने मराठा में पढ़ी हुई है। सिद्धि कुछ समझाने की जरूरत है इसमें। चेंज ऑफ वर्क इज द बेस्ट रिलैक्सेशन। वेरी गुड। मराठा वालों का भी इंग्लिश लग रहा है इम्प्रूव हो गया है अब। समरन तो बोल रहा है प्रवासी में पढ़ा था। इंटरनेशनल क्या? समरन इंटरनेशनल में था क्या? एकेडमी में था? फिर तो ठीक है। इंटरनेशनल वाले तो फिर हरकतें भी इंटरनेशनल करने लग जाते हैं। हाँ वो भी प्रवासी में है, बट एकेडमी में ही डाला यार, इंटरनेशनल में नहीं डाला मैंने। हाँ ना, हरकतें करते हैं ना ये इंटरनेशनल वाली, इंटरनेशनल डूबने वाली। एक बच्चा बता रहा था कि वो 8वीं 9वीं में ही वो ब्रेक के टाइम में आराम से पैग वैग बना के ले आते थे घर से ही, और आराम से पार्टी करते थे। ये डीपीएस और इंटरनेशनल वाले जो भी हैं, उनका पैग वैग शुरू हो जाता है 8वीं 9वीं से ही। रात में घर पे पिताजी ने पार्टी की, सुबह ही ले आते हैं और घर स्कूल में पार्टी करते हैं फिर। वो क्या बोल रहा है? तेरे स्कूल में भी होता था क्या? तू तो प्रवासी में एकेडमी में था शायद, वहां शायद ना होता हो। हॉस्टल में भी करते हैं? तो अभी ये सब हरकतें नहीं करना बच्चों, तुम लोग पढ़ाई पे फोकस करो। तो हम लोग देखो क्या देख रहे थे कि अगर हमने क्या क्या पता चल गया। हाँ वो सब इंटरनेशनल वाले हैं। तो हमने ये देख लिया कि अगर कोई वेक्टर आर है और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा है, जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा है, तो जो भी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अल्फा करके मैं एक्स कंपोनेंट लिख लूंगा, वाई कंपोनेंट लिख लूंगा और जेड कंपोनेंट लिख लूंगा। तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे तो उनको यूज करके मैं वेक्टर लिख लूंगा ना। 3D में आप पूरा डायग्राम बना के रिजॉल्व करके नहीं सोचोगे ना, आप 3D में फॉर्मूले से सोचोगे, क्योंकि पूरा रिजॉल्व करके सोच पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। आपको दिख ही रहा है इस डायग्राम से कि थोड़ा सा सोचना डिफिकल्ट होता है, तो बेटर क्या होता है कि आप ऐसे सोचो ना। अब देखो जैसे मान लो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ 10 है, 10 यूनिट है, और ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पर है, वाई एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर है,
जेड एक्सिस से कितना एंगल हो जाएगा, जेड एक्सिस से 30 डिग्री। हाँ ठीक है, जेड एक्सिस से मान लो 30 डिग्री एंगल पर है, तो हमें बताना है कि ये वेक्टर आर की आई जे के में क्या वैल्यू हो। कोई ये बता सकता है कि अगर दो एंगल दिए रहे तो तीसरा एंगल कैसे निकालूंगा? कोई क्या ये बता सकता है कि दो एंगल अगर पता है तो तीसरा एंगल क्या मैं निकाल सकता हूँ? क्या बात है तेजस, कब पढ़ लिया तेजस तूने ये सब? तो देखो वेक्टर आर को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा ना, ये एक्स वाला कंपोनेंट हो जाएगा, तो इसमें आई कैप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक चीज है, अकॉर्डिंग ये खुद से प्लस पोटेंशियल देना है आपको, एक्स कंपोनेंट हो तो बस अप्लाई कर दो, खुद से अपना माइनस हो जाता। आपको नहीं सोचना है कि ये प्लस आई कैप में या माइनस आई कैप, आपको बस एंगल दिया रहेगा, आप एंगल लो और इनटू ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप, ऐसे लिखते जाओ, वो खुद ही हो जाएगा सब कुछ। 10 cos 45 जे कैप और 10 cos गामा के कैप, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1/2 आई कैप, 10 इंटू 1/√2 जे कैप प्लस 10 इंटू √3/2 के कैप। ठीक है, बता रहा है। ये एंगल मैं लिख, यार ये एंगल गलत दिया है, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा ना, ये एक्चुअली मैंने अभी सोचते हैं ये 60 डिग्री होगा। हाँ मैग्नीट्यूड ना ये अभी मैं समझाता हूँ ना कि एंगल कैसे निकालते हैं।